डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्याएं लेकर उपस्थित हैं। देखिए, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके समक्ष है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमय संख्या है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि √5 एक अपरमय संख्या है। और आप ये तो जानते ही हैं पहले से कि √5 अपरमय संख्या तो है ही, लेकिन हमसे इसे प्रूव करवाया गया है कि आप किस प्रकार सिद्ध करोगे कि √5 एक अपरमय संख्या है। तो देखिए, हम इसको सिद्ध करने के लिए √5 एक है तो अपरमय, किंतु हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि का √5 एक परमय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना √5 एक परमय संख्या है। ठीक है, जब ये √5 एक परमय संख्या है तो ये a/b के रूप में लिखी जा सकती है, एक परमय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात p/q के रूप में भी तुम इसे लिख सकते हो। तो हमने लिख लिया कि तब इनके √5 बराबर क्या होगा a/b, और a/b क्या है, ये परमय संख्या है। a/b एक परमय संख्या है। जब √5 एक परमय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है बेटा कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब समझ गए होंगे हम कि इन सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसका मतलब है a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कह रहा है b नॉट इक्वल 0, और b 0 नहीं होगा, b का मान कभी शून्य नहीं होगा। तब देखिए, अब यहाँ हम देखिए, यहाँ लिखा है √5 बराबर a/b, तो ये बटेगा b अगर इधर ले जाए LHS में तो √5 गुणा में चला जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा √5b, तो सीधा करके लिख लिया यहाँ a बराबर √5b। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ लिखा दोनों पक्षों में हम इसका अगर वर्ग कर दें तो लिख दिया हमने दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग होगा a², इनका यहाँ वर्ग करोगे √5 का तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 5, और b का स्क्वायर का हो जाएगा, b का वर्ग करोगे बेटा हो जाएगा b²। अब देखिए, यहाँ जो a² है वो 5 और b² का गुणनफल है। a² जो है 5 और b² का गुणनफल है। इसका मतलब है अगर इनके a² को अगर 5 से भाग दोगे तो भागफल क्या आ जाएगा आपका b²। यहाँ समझिए, देखिए इसका मतलब क्या है, हमारा लिखा है a² बराबर 5b², a² बराबर 5b²। अब ये दोनों गुणा में तो है, अगर इससे हम भाग करें तो जाएगा a² को भाग करेंगे 5 से तो हमारा भागफल क्या आएगा b²। इसका मतलब है ये a² जो है इस 5 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, और भागफल क्या मिल रहा है b²। जब a² जो है b से विभाजित है, ठीक है, सॉरी 5 से, a² कितने से 5 से विभाजित है। क्या पाया हमने यहाँ, a² 5 से विभाजित है, तो लिख दिया हमने नीचे अतः a² को अतः 5 a² को विभाजित करता है। ठीक है, अब जब वो कोई भी संख्या, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या किसी भाज्य संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, समझ गए, यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उसके वर्गमूल को भी विभाजित करती है। ठीक है, ये आपकी प्रमेय क्या है 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 में कहा गया है यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करती है। इसका मतलब है ये 5 जो है a² का वर्गमूल क्या होगा a 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, तो लिख दिया था। इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि प्रमेय में कहा गया है यदि कोई संख्या a² को विभाजित कर रही है तो वो उसके वर्गमूल अर्थात a को भी विभाजित करेगी। यहाँ 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 a को भी विभाजित करेगा। जब a को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ही बेटा। तो देखिए, हमने मान लिया है हम a से 5 को यानी 5 से a को भाग कर रहे हैं, मतलब 5 से a को भाग कर रहे हैं, तो विभाजित करेगा तो भागफल पूरा बाहर जाएगा, तो मान लेना वो बाहर क्या जा रहा है c। ठीक है, मतलब 5 से a को भाग करने पर जो भागफल है वो कितना है आपका c है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, यानी पूरी संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 5 बटे में है, अगर इसे RHS में लाए तो c के गुणा में आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5c। अब मैंने लिख दिया यहाँ a का मान रखने पर। अब देखिए a का मान जो है यहाँ से देखिए इसे मान ले रहा है, समझिए यहाँ दिए ये दे गया a का मान कितना √5 √5 × b,
ए का मान कितना बेटा है √5 इंटू बी। ये ए का मान √5 इंटू बी अगर हम यहाँ ए के स्थान पर लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √5 इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये b के मल्टीप्लाई में √5 तो 5c कहाँ आ जाएगा अपॉन में। तो इधर आगे देखिए वहां के बाद यह लिखा है ये जो √5 b के मल्टीप्लाई में था वो इधर 5c के कहाँ के डिवाइड में। अब देखिए √5 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा √5। b बराबर हो गया हमारा रूट कितना होगा b बराबर √5c, ठीक है। अगर हम यह फिर पुनः दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो हमने कहा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा b² और √5 का वर्ग हो जाएगा 5 और c का वर्ग क्या हो जाएगा c²। अब हम यह देख पा रहे हैं कि जो b² है वो 5 और c का क्या है गुणनफल है, ठीक है। इसका मतलब है जब 5 जो है b² को क्या करता है विभाजित करता है, तो लिख दिया हमने अतः b² 5 से विभाजित है। अब जब b² 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या हो जाएगा, हम लिखे इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार a इनके b भी 5 से विभाजित होगा। अब जब वो इधर देखा हमने कि a भी 5 से विभाजित है और यहाँ देख रहे हैं कि b भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है, कह रहे हैं ना b भी 5 से विभाजित है। अब a और b जब a और b दोनों 5 से विभाजित हैं तो मतलब जो है 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया ना। तो हमने लिखा है यहाँ अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि बेटा ये जो a था वो भी 5 से विभाजित था और b है वो भी 5 से विभाजित है। जब ये 5 b को भी पूरा पूरा काटता है, 5 a को भी पूरा पूरा काटता है, इसका मतलब जो 5 है वो a और b दोनों का क्या है एक गुणनखंड है। तो हमने वही बात लिखी है यहाँ अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है a और b में 5, जबकि हमने क्या माना था कि a और b क्या है सहभाज्य है। हमने यह माना था जहां a और b क्या है जो लिखा है देखिए जहां a और b सहभाज्य है तथा b नॉट इक्वल 0, मतलब a और b सहभाज्य। मैंने सहभाज्य का मतलब आपको बताया था कि सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जबकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए 5 भी इसका क्या हुआ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। देखिए अब आगे हमने क्या लिखा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि a और b क्या है सहभाज्य हैं। मतलब हमने जो ध्यान पाया कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इस कथन से किसका विरोध हो रहा है, कह रहे हैं इस तथ्य का विरोध होता है कि a और b सहभाज्य हैं। जब उभयनिष्ठ a और b सहभाज्य हैं तो इनमें 5 कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा है। और ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। हमने कहा ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। बेटा ये त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की थी हमने आपको बताया था कि √5 एक अपरमेय संख्या वास्तव में ही √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमने इसका उल्टा माना था। हमने इसको क्या माना था कि √5 एक परमेय संख्या है। तो जो हमने माना था, जो हमने कल्पना की थी √5 एक परमेय संख्या है, वो हमारी क्या थी एक त्रुटिपूर्ण थी, अर्थात वो हमारी कल्पना हमारे द्वारा की गई कल्पना अर्थात हमारे द्वारा माना गया जो था वो गलत था। इसलिए यहाँ हमारे कथन का विरोध हो रहा है। हमारा कथन क्या हमारे अनुसार आ रहा है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि a और b सहभाज्य है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो आपको जो अगला अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई और सवाल दे दिया जाए तो आपको इसी प्रकार सिद्ध करना है। आज मैं आपके लिए होमवर्क में एक सवाल देता हूँ कि आपको सिद्ध करना है कि √3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में कि √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या
अपरमेय संख्या है। तो आपको ये सिद्ध करना है। एक मैंने ऐसा देखो सेम ऐसा क्वेश्चन तो कराया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, और आपको दिया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको सेम इसी तरह से करना है। आप वास्तव में ही √3 जो है एक अपरमेय संख्या ही है, किंतु आप इसका उल्टा मानेंगे। आप क्या मानेंगे? आपको मानना है कि माना √3 एक परमेय संख्या है, फिर आप उसको लिखेंगे इस तरह से। जब ये परमेय संख्या है √3 तो इसे a/b मतलब परमेय संख्या के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप a/b की जगह आप क्या लिख सकते हैं? p/q लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो इनके या इसी तरह से क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकते हो कि √3 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य हैं तथा b ≠ 0। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। और फिर लिखेंगे आप जब यहाँ क्या हो जाएगा √3 होगा इसकी जगह, तो a बराबर आ जाएगा √3b। आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ √5 की जगह क्या होगा √3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3b²। फिर क्या हो जाएगा आपका जो a² होगा वो 5 की जगह कितने से विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। आया ना बात समझ में? इसी तरह से क्या हो जाएगा फिर लिखेंगे आप, इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा 3। देखो 3 a को विभाजित करेगा। आया ना बात समझ? सेम इसी तरह से आगे बढ़ोगे और जब a को विभाजित करेगा तो यहाँ n लिखोगे, n के a को 3 से भाग करोगे बराबर c मान लेना। जहाँ लिखोगे आपके c एक पूर्णांक है, क्योंकि पूरा विभाजित कर रहा है, तो c क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। अब जब इस तरह से आप लिखोगे तो यहाँ जो होगा बटे में क्या होगा आपका 3, तो यहाँ पर a की जगह a बराबर क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा। 5c की जगह क्या हो जाएगा 3c हो जाएगा। फिर a का मान रख देना यहाँ से, जैसे आपका यह मान क्या था इस बार में आपका मान था a बराबर √5b, और जब अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ इसमें 5 की जगह क्या आ जाएगा a बराबर √3b। तो इसी तरह से करोगे यहाँ हो जाएगा √3b बराबर क्या हो जाएगा 3c। इसी तरह से आगे ले जाओगे तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 5 की जगह, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में कितना √3, तो यहाँ क्या आएगा बटे में √3 ऊपर क्या होगा 3। जब √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा √3। ठीक है, b बराबर हो जाएगा √3c। फिर आप पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखना, तो आपका यहाँ कितना है √3, या तो यहाँ √3 होगा 5 की जगह, तो इसमें आ जाएगा यहाँ वर्ग करोगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा 3c²। फिर लिखोगे आता b² 3 से विभाजित होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से लिखोगे फिर 1.3 के अनुसार के b जो है 3 से विभाजित होगा। लास्ट में लिखोगे क्या a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा 5 की जगह। ठीक है, और आप आगे बढ़ते हुए ये हिंदी जो है सेम लिखेंगे इस तरह से, परंतु इस तथ्य से इसका विरोध होता है कि a और b सहभाज्य है, जबकि a और b सहभाज्य हमने जो माना है वो कह रहा है a और b जो है सहभाज्य नहीं है, क्योंकि जब a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और जिसका उभयनिष्ठ 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सहभाज्य नहीं होती है। तो हमने जो माना है उसके अनुसार आ रहा है कि a और b सहभाज्य नहीं है, जबकि वास्तव में a और b क्या है सहभाज्य है। ठीक है, तो इसे यहाँ लिखेंगे आता ये विरोधाभास लिखेंगे ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि आप जो मानेंगे इसे √3 को माना कि √3 एक परमेय संख्या है, वास्तव में यह परमेय, तो आप उल्टा मान लें तो आपका जो लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या होगा उल्टा ही होगा, जो दिए गए कथन का क्या करेगा विरोध करेगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे। मैं आशा करता हूं कि आपको अब आप √3 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें जिससे कि इसका लाभ वो भी उठा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।